दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों आज क्लास सेवेंथ में जो साइंस का चैप्टर है वह 14 चैप्टर है, जिसका टॉपिक है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और इसके इफ़ेक्ट। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से आप लोग परिचित हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप घर पर यूज करते हैं, जैसे पंखा हो, वॉशिंग मशीन हो, या सेल फोन को चार्ज करना हो, हीटर हो, कूलर हो, ये सब कैसे यूज करते हैं? सारे के सारे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ही यूज करते हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव क्या होते हैं? अगर किसी मनुष्य या कोई जानवर इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आ जाए तो उसके शरीर पर आघात भी पहुंच सकता है, यानी कि उसके शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। दोस्तों आज मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, कैसे बहती है, और आपको हम बताएंगे कि यह इसके साइड इफ़ेक्ट भी क्या होते हैं। जो अपना शरीर होता है, यह जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि अपने शरीर या जीवों के शरीर में आराम से इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और बहुत सी सारी ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो कि विद्युत धारा की कुचालक होती, जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी का होना या नॉन मेटल्स का होना, अधातुओं का होना। ये कैसे एग्जाम्पल हैं? ये विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित या फ्लो नहीं होती है। और दोस्तों इस चैप्टर को करवाते हुए हम आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विद्युत धारा और इसके प्रभाव। आपने कक्षा 6 के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो आप इसे करके देखिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्लास 6 में 12th चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं, फिर से इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया था। और देखिए बूझो तथा पहली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया है, यानी कि उन्होंने विद्युत एक परिपथ बनाया है। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया है। मनोरंजन से हम आपको एक बात बता दें, अपने घर में आप टीवी चलाते हैं, ठीक है, ये किससे चलती है? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना चाहिए। देखिए चित्र हम आपको दिखाते 14.1। कौन सा चित्र है? 14.1 है। ये देखिए, आपका हाथ कितना स्थिर है कि परीक्षण की व्यवस्था है। ये रहा आपका चित्र 14.1। इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और ये बल्ब जल उठेगा। क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। अब पढ़ते हैं विद्युत अवयवों के प्रतीक, यानी कि जो विद्युत अवयव होते हैं इनके सिंबल्स या चिन्ह क्या होते हैं। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 14.1 अभी आपको हम दिखाएंगे। कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं। तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? यानी क्या होता है? एक पॉजिटिव होता, एक निगेटिव पॉइंट होते हैं, दो होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता, एक निगेटिव टर्मिनल होता सेल में दोनों साइड। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती, यानी कि प्रदर्शित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है।
परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। अभी हम आपको सारणी दिखाएंगे। 14.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम चित्र 14.2 में दर्शाए गए अनुसार दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। यानी कि हम पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव को पॉजिटिव से ही जोड़ते। अपोजिट होने चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं जोड़ सकते। यानी कि धन टर्मिनल को धन टर्मिनल से नहीं जोड़ सकते हैं, और निगेटिव यानी कि ऋणात्मक टर्मिनल को ऋणात्मक टर्मिनल से नहीं जोड़ सकते। हम धन टर्मिनल को धन टर्मिनल को हम ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ सकते हैं। देखिए टेबल सारणी 14 विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। जैसे विद्युत सेल का प्रतीक देख सकते हैं, किस तरीके से विद्युत सेल का एक प्रतीक दिया गया है। विद्युत बल्ब का आप लोग प्रतीक देख सकते हैं। स्विच ऑन स्थिति में, यानी कि अगर ऑन होगा तो पथ कैसा होगा? पथ रास्ता बंद हो जाएगा। जब रास्ता बंद हो जाएगा तभी तो करंट फ्लो होगा, यानी कनेक्टिविटी बरकरार रहेगी, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब देखते हैं स्विच ऑफ स्थिति में क्या होगा। स्विच ऑफ स्थिति में क्या होगा? जो रास्ता है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि वह ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, जिससे विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित या फ्लो नहीं होगी। अब देखते हैं बैटरी। ये रहा बैटरी का प्रतीक। आप लोग देख सकते हैं कैसे बैटरी का प्रतीक दिया गया। देखिए संयोजी तार का चिन्ह दिया गया, सिंबल दिया गया। देखो संयोजी तार होता क्या? संयोजी तार होता है एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन को जोड़ना, यानी कि कनेक्ट करना। किसी एक तार से दूसरे तार को कनेक्ट करने को ही हम संयोजी तार कहते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। आप सभी जानते हैं टॉर्च का कैसे उपयोग करते हैं? हम यूज करते हैं, उसमें सेल पड़े होते हैं। अपने सेल फोन, जिसको स्मार्टफोन आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होती है? बैटरी होती है। उसे आप चार्ज करते हैं, फिर आप उसे यूज करते हैं। और ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, खिलौने, टीवी का रिमोट हम सभी लोग यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? सेल ही पड़े होते हैं। जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती, तथापि इनमें कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता। हम आपको चित्र दिखाएंगे 14.2। ए नंबर देखिए, दो सेलों की बैटरी, यानी कि जो आपका ए नंबर चित्र दिया गया है उसमें दो सेल दिए गए। कौन से दो सेल दिए गए और जुड़े कैसे? देखिए, एक तरफ ऋणात्मक, एक तरफ धनात्मक, यानी कि माइनस प्लस जुड़ गए, इसलिए इसमें जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, वह फ्लो होगी, यानी कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी। ये दो सेल वाली है। अब हमको देखनी है बी नंबर चित्र, चार सेलों की बैटरी। चार सेलों की बैटरी में देखिए, धनात्मक ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक है। एक जैसे चिन्ह वाले नहीं जुड़े, हमेशा अपोजिट चिन्हों वाले सिंबल वाले ही जुड़े हैं। इससे क्या होगी कि जो विद्युत धारा वह आराम से प्रवाहित होगी, और अगर टॉर्च के सेल हैं तो वह क्या करेंगे? रोशनी उपलब्ध कराएंगे। तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं? किसी भी युक्त के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है। एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 14.3। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए इन पर प्लस तथा माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। ये देखिए, बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित करना, ये किस तरीके से जोड़े गए हैं। नीचे का हिस्सा ऊपर से जुड़ा है और कहीं कहीं नीचे का हिस्सा नीचे से जुड़ा हुआ है। इससे क्या कर रहे हैं? हम दो सेलों के माध्यम से बैटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चित्र 14.3 में अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं? आप चित्र
14.4 में दर्शाए गए अनुसार लकड़ी के गुट के लोहे की 2 पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रहते यानी कि पकड़े रहते। अब हम आपको चित्र दिखाएंगे 14.4। कौन सा दिखाएंगे? 14.4 में देखिए सेल होल्डर। ये देखिए किस तरीके से हमने लकड़ी के तख्ते में इस सेल को एकदम जकड़े हुए बांध के रखा हुआ है, इस तरीके से जोड़ के रखा ताकि यह करंट फ्लो कर सके, इन सेलों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो सके और जिस उद्देश्य के लिए इनको हमने लगाया वह अपना उद्देश्य पूर्ण हो सके। अब देखते हैं 2 या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 14.5 में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। देखिए चित्र 14.5 एक और प्रकार का सेल होल्डर। देखिए किस तरीके से अंदर से सेल सेट है और यह बैटरी तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, जब इससे कनेक्ट हो जाएंगे इन दोनों तारों से, तो जिस पर्पज़ के लिए, अगर जलाने के लिए यूज है तो जलाने के लिए, अगर यह घड़ी है तो घड़ी भी ऑटोमेटिक चलने लगी। ऑटोमेटिक क्या, उसमें सेल लग जाएंगे तो वह आराम से चलेगी और विधिवत कार्य करेगी। अब देखते हैं किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक सारणी 14.1 में दर्शाया गया। यानी कि सारणी आपको हमने 14.1 पहले ही दिखा दी है और उसके सिंबल भी बताए। आइए अब हम सारणी 14.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का आरेख खींचे। बिल्कुल खींचे, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। पहली तथा बूझो यह जानना चाहते हैं क्या ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी हैं? तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इनकी सहायता कर सकते हैं? ये देखिए ट्रक की बैटरी तथा इसका एक काट चित्र। यानी कि ट्रक में जो बैटरियां लगती है वो इस तरीके की होती है। इनमें क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल दोनों टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं और जिनमें तार कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है जिससे ट्रक चलता है। ट्रक में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, इस तरीके से ट्रक कार्य करता है। देखिए क्रियाकलाप 14.1 चित्र 14.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है? मैंने आपको क्लास 6 में ये चीज़ें पढ़ाई हुई हैं कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। यानी कि जब आप स्विच ऑन करेंगे तभी बल्ब चलेगी, तभी टीवी चलेगी, तभी फैन ऑन होगा, वॉशिंग मशीन चलेगी, फ्रिज चलेगा, कूलर चलेगा। जब हम स्विच ऑन करेंगे, जब ऑफ कर देंगे तो क्या होगी, विद्युत जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लोइंग है, विद्युत प्रवाहित है, वह रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो वो जितनी भी चीज़ें जल रही थी वह स्टॉप हो जाएंगी, यानी उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, तो वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगी। और जब ऑन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, बल्ब जलने लगेगा। ऑफ कर देंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये देखिए चित्र 14.7 में विद्युत परिपथ। देखिए हमने स्विच जोड़ रखा है। जब जोड़ रखा है तो क्या है, बल्ब आराम से जल रहा, क्या गजब का प्रकाश दे रहा है, इससे बल्ब सुचारू रूप से जल रहा है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ आरेख खींचिए। क्या आपका आरेख 14.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा है? देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आपको आरेख बनाना है, चित्र 14.17 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ आरेख यह रहा। देखिए नीचे देखिए ये किस तरीके से आपका स्विच ऑन है। इस स्थिति में बल्ब क्या दबादब मीन्स कायदे से प्रकाश उत्पन्न करेगा, गजब का जलेगा और यह लाइट अवेलेबल कराएगा। अगर स्विच ऑन कर दें, यानी कि जो बीच का ये पथ है इसको कट कर दें, यानी कि रास्ते को हम क्या करें, खोल दें, तो विद्युत प्रवाहित है वह रुक जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग है वह स्टॉप हो जाएगी और बल्ब जो आपका जलना वह बंद हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए अब देखते हैं आगे। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफ़ी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं।
चित्र 14.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र 14.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है? इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है? अब चित्र देखते हैं 14.9 अन्य परिपथ आरेख। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका विद्युत परिपथ है वह ब्रेक हो चुका है, यानी कि टूट चुका है। जब विद्युत परिपथ ऑफ होगा तो ऑफ होने से क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग है वह स्टॉप हो जाएगी, यानी कि विद्युत धारा है वह प्रवाहित होनी रुक जाएगी, जिससे जो बल्ब है वह जलना बंद हो जाएगा, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। इन दोनों चित्र में अंतर था। पहले वाले चित्र में क्या था, उसमें जो बल्ब था वह जल रहा था, जो पथ था वह बरकरार था, यानी कि पथ जुड़ा हुआ था। और 14.9 में क्या, इसमें पथ ब्रेक है, टूटा हुआ है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही है। क्या चित्र 14.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा? यदि याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं, यानी कि बल्ब में एक पतला तार पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। जब फ्यूज होता है तो यह फिलामेंट क्या होता है, टूट जाता है। जब बल्ब हम अधिक देर तक जलाते हैं तो यह क्या होता है, फिलामेंट गर्म हो जाता है। आप लोगों को शायद याद होगा कि कुछ सालों पहले एक सूर्या बल्ब आता था, वो 100 वाट का होता था। उसमें क्या होता था, फिलामेंट होता था। क्या होता था, फिलामेंट होता था। वो जब अधिक देर तक उसे जलाते थे तो फिलामेंट क्या होता, हीट हो जाता था। इवन यूँ कहें कि जो बल्ब होता था वो भी गर्म हो जाता था। तो उस बल्ब के अंदर जो पतला सा तार आप हल्का सा हिलते हुए मूव करते हुए देखते थे, वो किस चीज़ का बना होता है, वह बना होता है फिलामेंट। उसे क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया, जब यह टूट जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी, यह जलेगा नहीं, तो यह क्या कहलाएगा, यह फ्यूज बल्ब कहलाएगा। पहले बल्ब फ्यूज जो हो जाते तो उनको ठीक होने की भी कोशिश की जाती, करवाने की कोशिश, कैसे, जो फिलामेंट टूटता था उसको जोड़ दिया जाता था। अब कैसे जोड़ते थे, वो कुछ ना कुछ खोल कर ही जोड़ते होंगे। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑन ऑफ की स्थिति में होता है तो विद्युत परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब आपको एक हम बता दें, वार्निंग दे दें, एक चेतावनी दे दें, एक सावधानी बता दें। विद्युत मेंस से संयोजित दीप्ति बल्ब को कभी ना छुएं, यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें। सीधी बात है, किसी में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो आप एक्सपर्ट ना बने। अगर उस करंट विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, उसे आप टच करते हैं तो गजब का झटका लगेगा, फुल मज़ा आएगा। क्योंकि जो अपनी बॉडी है वह विद्युत धारा की सुचालक है, यानी कि कैसी है, गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यह इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है। और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बॉडी के अंदर प्रवाहित होगी, जो हार्ट बीट है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। क्या होगी, डायरेक्ट इफेक्ट करेगी, और जो ब्लड सर्कुलेशन है वह धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। जब भी देखिए किसी को करंट लगता है तो उसे पीटा जाता है, उसके जस्ट बाद, करंट लगने के बाद उसे पीटा जाता है, ताकि उसकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन वह स्लो हो गया, वह फटाफट नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, नॉर्मल स्पीड में आ जाए, ताकि वह व्यक्ति बेहोश ना होकर एक नॉर्मल आ जाए, यानी कि मूर्छित ना रहे, वह एक साधारण अवस्था में आ जाए। आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता। क्या आप जानते ऐसा क्यों होता? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब भी किसी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो अगर मेटल्स है तो वह हीट करेगा। आप बल्ब उसको देख सकते हैं, बल्ब को देख सकते हैं, हीटर के तार किसके, नाइक्रोम के बने होते हैं, वह हीट करते हैं और हम उसमें खाना पकाने का कार्य करते हैं। लेकिन हीटर में जो हम चिमटा या चिमटी पकड़ते हैं
रोटी पकड़ने के लिए या कुछ भी पकड़ने के लिए वह किसी मेटल्स का नहीं बल्कि वह नॉन मेटल्स का होता है, किसी अधातु का होता है, जस्ट लाइक लकड़ी का। यानी कि लकड़ी का हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ना हो, यानी कि विद्युत धारा किसी भी तरीके से उसमें ना बहे। ओके आप प्रेस अपने घर में देखते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रेस होती है, उससे क्या करते हैं, कपड़ों में प्रेस करते हैं। उसमें भी क्या लगा होता है, फिलामेंट ही लगा होता है जो गर्म हीट कर जाता है और प्रेस आपकी गर्म हो जाती है, जिससे कपड़ों पर आसानी से आप सभी लोग प्रेस कर पाते हैं। और उसमें होता क्या, कभी कभी फिलामेंट फूक भी जाता है, जिससे हम कहते हैं कि प्रेस फूक गई, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वह फ्लोइंग यानी कि फ्लो होना स्टॉप हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होना रुक जाता है, जिससे हम कहते हैं कि प्रेस फूक गई है और वह सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है। अब देखते हैं विद्युत धारा का तापी प्रभाव। कौन सा टॉपिक है, विद्युत धारा का तापी प्रभाव। क्रियाकलाप देखते हैं 14.2। कौन सा देखते हैं, 14.2 देखते हैं। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होगा, नहीं, ऑफ है तो कैसे भी जलेगा नहीं, वो शांत रहे एकदम, उसमें प्रकाश किसी भी प्रकार का उत्पन्न नहीं होगा। बल्ब को छू कर देखिए, आप स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छू कर देखिए, क्या आप कोई अंतर अनुभव करते। बिल्कुल, जब हम बल्ब को ऑन कर देंगे तो कुछ समय बाद सम टाइम्स आफ्टर जो बल्ब है वह हीट करेगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर स्विच ऑफ रहेगा तो किसी प्रकार का हीट नहीं होगा। स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को आप छूते हैं, फिर उसे आप अंतर समझते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 14.3। चित्र 14.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 कीलों के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, यानी कि हम कहीं से भी विद्युत परिपथ का ये जो आप नाइक्रोम तार देख रहे हैं कहीं से ला सकते हैं, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। देखिए हम आपको चित्र दिखाते 14.10। देखिए ये रहा। अब इसमें क्या है, जो आपका स्विच है वह ऑफ है, यानी कि विद्युत परिपथ है वह ब्रेक है, टूटा हुआ है, जिससे विद्युत प्रवाहित नहीं हो पाएगा। अगर इसी को हम क्या करें, पथ को जोड़ दें और पथ बरकरार रखें तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिससे यह लगा हुआ तार हीट करेगा, क्या करेगा, गर्म करेगा, क्योंकि इस तार में जो है वह विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिससे यह तार हीट करेगा, गर्म हो जाएगा। इस तार को स्पर्श कीजिए। आप स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श आप लोग कर सकते हैं। देखिए एक सावधानी के बारे में बताते हैं। स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। ऐसा करने से सेल अति शीघ्र दुर्बल हो सकता है। कैसा हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है, यानी कि गर्म हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का तापी प्रभाव क्या है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण वह तार जब गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है, तो इस क्रिया को हम विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापी प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बने, ऐसे मतलब कुछ चीज़ों आप बताइए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। बिल्कुल, थर्माकोल में नहीं होती, लकड़ी में, या इवन ये कहें आपसे कि जितने नॉन मेटल्स होते हैं, अधातुएं होते हैं, उनमें लगभग क्या होता है, उसमें बहुत कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या यूँ कहें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। चित्र 14.11 में अभी दिखाएंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा
केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत मेन्स से संयोजित करके स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। अब देखिए चित्र 14.11 का खाना पकाने में उपयोग आने वाला कोई विद्युत तापक हीटर। आप लोग हीटर देख रहे होंगे, ठीक है। अब तो ट्रेंड्स आ गया है कि सभी के घर में गैस चूल्हा हो गया है, क्योंकि जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी है वह काफ़ी महंगी हो गई है। लगभग 6 से 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये तक सिटी में यह प्रति यूनिट इसका खर्च हो गया है। इसलिए लोग इस अब हीटर को कम से कम उपयोग करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सर्दियों में रूम हीटर का भी प्रयोग करते हैं। रूम हीटर का भी यही कार्य होता है, यानी कि जो उसमें तार होते हैं वे गर्म हो जाते हैं, जिससे ऊष्मा निकलती है और जिस रूम में आप लोग रहते लेटते हैं सर्दी के मौसम में वह रूम गर्म हो जाता है। और इस हीटर को आप लोग देख रहे हैं, इसमें खाना पकाने के लिए भी लोग उपयोग करते हैं। इसमें भी क्या है, तार होते हैं, नाइक्रोम के होते हैं और वह हीट कर जाते हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और अपना खाना पकाने वाला काम पूरा हो जाता है। अब देखते हैं किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ यानी कि धातु जिससे यह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार यानी कि संयोजी तार जिसको कहते हैं, सामान्यतः गर्म नहीं होते हैं। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। वो कौन से? अपने हीटर वाले। कौन से हीटर वाले? रेड हो जाते हैं, एकदम दिखाई पड़ते हैं। विद्युत बल्ब, पहले आप इसको देखिए, अभी एक चीज़ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बूझो विद्युत स्त्री का अवयव नहीं देख पाया। पहली ने उसे बताया कि निमज्जन तापक यानी कि इमर्सन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत स्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत साधित्रों में अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत साधित का अवयव देखा? ये देखिए, विद्युत स्त्री का तापन अवयव। ये एक प्रेस का दिया गया। किसका दिया गया? प्रेस, जो हम कपड़ों में प्रेस करते उसका ये दिया गया है। यही जब खराब होता है तभी कहते हैं कि प्रेस फूक गई है, और यही हीट करता है तब क्या होता है कि प्रेस अपना गर्म होता है और कपड़ों पर अच्छे से प्रेस हो जाती है। देखिए चित्र आपको हम दिखा दें, विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु। चित्र है 14.12। ये देखिए, ये तंतु है, बना हुआ है किसका? इसको इंग्लिश में फिलामेंट भी कहते हैं। यही जलता है तभी बल्ब में रोशनी होती है और हम कहते हैं कि बल्ब जल रहा है। स्विच ऑन करते हैं तो ये फिलामेंट क्या होता है, इसमें विद्युत धारा पहुंच जाती है, ये जलने लगता है। ऑफ कर देते हैं तो विद्युत धारा का जो पाथ है वह डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती। तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। अब देखिए, यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। बिल्कुल, आपने देखा होगा घर में फ्यूज उड़ गया। फ्यूज कैसे उड़ जाता है? फ्यूज क्या है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने से वह तार हीट हो जाता और वह पिघलकर टूट जाता है। और जब टूट जाएगा तो विद्युत धारा इधर उधर प्रवाहित नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। और जब फ्लो नहीं होगी तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट जल रही थी वह बंद हो जाएगी। तब हम कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया है। बट अब इसे मॉडिफाई करके एमसी के रूप में इसको चेंज कर दिया है, एमसीवी के रूप में इसको चेंज कर दिया। किसके रूप में? एमसीवी के रूप में इसको चेंज कर दिया, यानी कि हाई वोल्टेज जब भी आएगा तो वह एमसीवी गिर जाएगी और जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कि विद्युत से चलने वाले जितने भी संयंत्र आप घर में प्रयोग कर रहे हैं वो सारे के सारे सुरक्षित रहते हैं। पहले क्या होता था, टीवी फूक गई, फ्रिज फूक गया, कूलर फूक गया। क्यों फूक जाता था? कभी कभी हाई वोल्टेज आ जाता था। बट अब क्या है कि हम लोग अपने घर में क्या लगाते हैं? एमसीवी का प्रयोग करते हैं। जब भी हाई वोल्टेज आता है वह एमसीवी गिर जाती है, विद्युत परिपथ को वहीं पर ब्रेक कर देती, तोड़ देती, रोक देती है, जिससे कि करंट फ्लो नहीं होता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 14.4। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात वुड यानी कि स्टील वूल
का तार या पतली लड़ी बाधाएं इस्पात ऊन के जूने का उपयोग प्रायः रसोई घरों में बर्तनों को साफ करने में होता है तथा यह किराने की दुकानों पर कहाँ दिखाते हैं आपको, किराने की दुकानों पर उपलब्ध होता है। चलिए इसके पहले आपको हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी दिखाते हैं, पढ़ के बताते हैं क्या है जी। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्रायः उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। भाई जब जलेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी तो जल रहा है तो स्वाभाविक हीट उत्पन्न करेगा, क्या ऊष्मा तो देगा। इसका अर्थ यह है कि विद्युत की प्रयुक्त विद्युत एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। प्रतिदीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जिसको कहते हैं, तथा सहंत प्रतिदीप्ति लैंप जिसको सेफल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफल को ध्यान रखिएगा, सहंत प्रतिदीप्त लैंप कहते हैं। इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्ति बल्बों, प्रतिदीप्ति नलिकाओं तथा सहंत प्रतिदीप्ति लैंपों की तुलना में एलईडी बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार एलईडी बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। ये देखिए 5 से 9 वाट 15 वाट तक के होते हैं और जो पहले के सूर्या वाले बल्ब आते थे वो 100 वाट के होते थे। सोचिए कितना अंतर है। वो जो सूर्य पुराने वाले बल्ब थे वो इन बल्बों की अपेक्षा 10 गुना अधिक ऊर्जा खर्च करते थे, उन्हें ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी की अधिक ज़रूरत होती थी। ये देखिए विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल तथा एलईडी ऐसे विद्युत साधित तथा गैजेट को प्रयोग करने की सलाह दी जाती जो विद्युत दक्ष हों। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों की मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्क कहते हैं, जो कि उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। ध्यान रखिएगा, एक नोटिफिकेशन नोट भी है। प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सेफल में पारे का वाष्प होता है। आपसे पूछा जाए जो सेफल वगैरह यूज की जा रही हैं इनमें वाष्प जो होता है किसका होता है? वह होता पारे का यानी कि मरकरी का, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस यानी कि विषैला होता है। अतः खराब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सेफल का निपटारा सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखें, हम लोग क्या करते हैं सेफल को एलईडी को यूं ही फेंक देते हैं, बट ध्यान रखिएगा उसमें जो वाष्प होता है वह होता है पारे का, यानी कि ये बहुत अधिक पॉइजनस होता है, हेल्थ के लिए बहुत डेंजर होता है। प्लीज़ बी अलर्ट। देखिए आप लोग चित्र 14.14 विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाले फ्यूज। देखिए इस तरीके के फ्यूज आते हैं। कैसे आते हैं ये फ्यूज? इनके बीच में जो तार लगा है ये जब अधिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है तो गर्म होने के बाद पिघल जाते हैं। जब पिघल जाते हैं तो जो घर की लाइट हो वह डिस्कनेक्ट हो जाती। क्यों डिस्कनेक्ट हो जाती है? क्योंकि विद्युत धारा का जो पथ था वह हमने तोड़ दिया है, उस पथ को हटा दिया है और इससे क्लियर हो जाता है, ये फ्यूज उड़ जाता है। इस फ्यूज के उड़ने के फ़ायदे क्या होते हैं? अगर ये फ्यूज उड़ जाए, फ्यूज डैमेज हो जाए तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी इंस्ट्रूमेंट यानी कि विद्युत धारा से उपयोग होने वाले जिन यंत्रों और संयंत्रों का उपयोग करते हैं वह सारे के सारे सुरक्षित रहेंगे। अगर यह ना लगा हो तो अधिक वोल्टेज आने से जितनी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें आप घर में प्रयोग करते हैं लगभग ज़्यादा चीज़ें खराब होने की संभावना रहती है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा है तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ऊर्ड के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है। क्या इस्पात ऊर्ड तार या लड़ी पिघलकर टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता, जैसा कि चित्र 14.14 मैंने अभी आपको दिखाया था। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा से अधिक हो जाए तो क्या करेंगे? फ्यूज हो जाएंगे। इसके पहले आपको एक बताएं सावधानी।
कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाले दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों की नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूज क्या होते हैं, अधिकतर जल जाते हैं। क्या होते हैं, ये जल जाते हैं। सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा, जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है। क्या है फ्यूज? फ्यूज एक सिक्योरिटी डिवाइस है, यानी कि सुरक्षा युक्ति है, जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अति भारण हो सकता है, यानी कि अधिक उस पर लोड आ जाएगा तो फूकने के चांसेस हो जाएंगे। आपने समाचार पत्रों में अति भारण तथा लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा। कभी कभी आपने देखा गांवों में क्या होता है, अप्रैल मई में, स्पेशली अप्रैल में या लास्ट मार्च में क्या होता है, गेहूं की फसल खड़ी होती है और बीच में आपके खंभे निकलते हैं तार वाले। कभी कभी वो तार टूटकर आग लग जाती है। वो आपने सोचा तार क्यों टूट जाते हैं? वो इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन पर अति भारण होता, अधिक इलेक्ट्रिसिटी का लोड होता है। अधिक इलेक्ट्रिसिटी लोड होने के कारण वो फ्यूज उनका उड़ जाता और आग फसलों में लग जाती, जिससे फसल नष्ट हो जाती। इस टाइप के केसेस आपने अखबार में जरूर पढ़े होंगे। अब तो स्मार्टफोन आ गया है, कोई ना कोई व्यक्ति वीडियो बना के आपको नेट पर डाल ही देता, जिससे आपको जानकारी मिल जाती है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। चित्र 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत साधित्रों में किया जाता है। इससे हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रेक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा है। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? देखिए, पहले चित्र आप लोग 14.15 विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर। ये देखिए मॉडर्न टाइप का है। ये कैसा है? मॉडर्न टाइप का है, देखने में सिक्योरिटी फील हो रही है। ये देखिए, आपको हम पढ़ के दिखाते हैं, पढ़ के बताते हैं। आजकल के फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों, जिसको एमसीबी कहते हैं, क्या कहते हैं? एमसीबी कहते हैं, और इसका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये क्यों बढ़ता जा रहा है? दो लाइनें इसके बारे में आप सुन लो। इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जब भी वोल्टेज बढ़ता है ये ऑटोमेटिक जलता नहीं है, ये डायरेक्ट डाउन मार जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक ये विद्युत परिपथ को डिस्कनेक्ट कर देता है, विद्युत परिपथ को ब्रेक कर देता, तोड़ देता है, जिससे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज वाली नहीं जा पाती है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एमसीबी है, इसको क्या बोलते हैं? एमसीबी कहते हैं। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर असाई चिन्ह अवश्य देख लें, यानी कि जो भी चीज़ लें इलेक्ट्रिसिटी की वो ओरिजिनल लें। अगर आप ओरिजिनल नहीं लेंगे तो उससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए सावधानी, सदैव आईएसआई चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मेटल्स, देखो आप मेटल्स हम बता दें, जो मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वह विद्युत की बहुत गजब की सुचालक होती हैं, यानी कि इनमें विद्युत धारा बिना सोचे समझे हाई स्पीड से फ्लो करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप विद्युत धारा की मीन्स किसी मेटल्स की छड़ का प्रयोग करेंगे, आप बिजली के तार को टच करेंगे तो गजब का डांस भी करेंगे। क्या होगा? जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो बॉडी के अंदर जाएगी तो क्या होगी? बॉडी मूवमेंट करेगी। अब देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या देखना है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्रियाकलाप 14.5 उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्ड बोर्ड ट्रे लीजिए, इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फिरे लपेटिए,
ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखी है। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए। देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? अब स्विच को वापस क्या करना है? स्विच को वापस को ऑफ की स्थिति पर ले जाइए। पहले ऑन करना था, अब इसे ऑफ कर दीजिए। ऑन में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ऑफ होगी तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है? अब देखते हैं चित्र विद्युत धारा का चुंबकीय सुई पर प्रभाव। ये देखिए आपका चित्र रहा। ये आप स्विच देख रहे हैं, ये अभी किस स्थिति में दिया गया? यह दिया गया आपका ऑफ की स्थिति में। अगर इस विद्युत को हम यानी कि इस स्विच को जोड़ देंगे तो जो आपका पथ है वह बन जाएगा, जिससे विद्युत धारा क्या वह आराम से प्रवाहित होने लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, तो इस पर इफेक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा। देखिए इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? अब ये देखिए एक साइंटिस्ट दिए गए। कौन से दिए गए साइंटिस्ट? 14.18 हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। ये आप लोग वैज्ञानिक देख सकते हैं। कौन है? हैंस हैं। कौन सी है? हैंस वैज्ञानिक है। इनका योगदान देखते हैं। इसी प्रकार के प्रेक्षण से हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। अभी हमने आपको फोटो दिखाई है, चित्र 14.18। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी क्या? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरीके व्यवहार करने लगता है, तो इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए इसे करके देखते हैं। देखिए विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहेंगे। अब देखते हैं क्रियाकलाप 14.6। कौन सा देखते हैं? 14.6 लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी में क्या आ जाएगा? नॉन मेटल्स यानी कि अधातु आ जाएगी। तो इसमें प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमिल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है कि पिन कील की नोक से चिपकते हैं। स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिर से चिपकी हुई है? देखिए चित्र 14.19 विद्युत चुंबकीय। ये देखिए किस तरीके से चित्र आपको दर्शाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही क्योंकि पथ जो है वह बंद है। फिर देखिए क्या होगा। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबक समानता नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको क्लास 6 के अध्याय 13 में दिखाए गए क्रेन के चित्र की याद है? बिल्कुल आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 6 की NCERT साइंस
देख सकते हो उसमें सारे के सारे 16 चैप्टर मैंने आपको करवाए विद क्वेश्चन आंसर। प्लीज़ जाइए और चेक कीजिए। देखिए, इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे ब्लू वाला, यानी कि ये नीला वाले खाने में क्या दिया गया। याद रखिए, इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है। अब देखते हैं विद्युत घंटी। क्या देखते हैं? विद्युत घंटी देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वेल कैसे होती, टन 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 कैसे बजती है। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 14.20 में अभी आपको हम दिखाएंगे। एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है, यानी कि पत्ती वही प्लेट जैसी एक लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती। ये देखिए चित्र 14.20 विद्युत घंटी का मॉडल और उसका प्रयोग। देख किस तरीके से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पूरी होती प्रवाहित होती है, टन टन से जो तार लगी है ये ऐसे टकराती, इससे टकराती है तो घंटी ऑटोमेटिक बजने लगती है। इस क्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती की ओर अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? नहीं, अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। इस क्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता यानी कि बहुत फास्ट रिपीट की जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता। इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द जो कि मैंने आपको चैप्टर में समझाए हैं। बैटरी, विद्युत परिपथ, विद्युत अवयव, लघु पतन, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर, विद्युत साधित्र, विद्युत का तापी प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, कुंडली। ये आपके प्रमुख शब्द हैं। मैंने आपको चैप्टर में बताया भी है और आगे इनको भी देखते हैं। आइए अब समय आ गया है, देखते आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। विद्युत अवयव, जो विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापी प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग होते हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। देखिए अब दोस्तों हम लोग करते हैं अभ्यास प्रश्न। क्या करते हैं? अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला नंबर, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए।
संयोजक तार स्विच ऑफ की स्थिति में विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति तथा बैटरी। बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं इसी चैप्टर का। देखिए दोस्तों, ये आप लोग चित्र देख रहे हैं। कौन सा? 14.1। क्या है? 14.1 चित्र है। इसमें क्या दिया गया है? सारणी 14.1 विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। जैसे विद्युत सेल का प्रतीक दिया गया है, इसे आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। विद्युत बल्ब का दिया गया है, प्रतीक दिया गया है। स्विच ऑन स्थिति में कैसा है, ये आपका सिंबल दिया गया, प्रतीक दिया गया। स्विच ऑफ की स्थिति में कैसा है, ये सिंबल दिया गया। बैटरी का दिया गया, संयोजी तार का दिया गया। ये चित्र जो आपको दिया गया है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते? ये देखिए, और जूम करके आपको हम दिखा दें। इस चित्र को आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं और इस चित्र से आप पहले क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन पहला वाला आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चित्र 14.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख बनाइए। चलिए, इसके लिए मैं आपको इसी चैप्टर का एक आरेख दिखाता हूँ। इस चित्र को पहले आप समझ लीजिए। ये रहा। तो इसमें कैसा 14.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए आप कैसा आरेख बनाना है। विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र देख लें। 14.8 14.78 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख। आप लोग अच्छे से इस चित्र को देख सकते हैं। यह क्या है? यह एक आरेख बना हुआ है जिसमें जो बल्ब आपका प्रकाशित हो रहा है। इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चित्र 14.22 में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं इसी चैप्टर का। दोस्तों, यह रहा आपका चित्र। इसमें क्या दिया गया? सेलों से बैटरी बनाने के लिए एक सेल का धन टर्मिनल हमेशा अन्य सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। देखिए 14.3 में आपको हम दिखा रहे हैं बैटरी बनाने के लिए 2 सेलों को एक साथ संयोजित करना। ये आप चित्र देख रहे हैं। तो क्या है? एक धन टर्मिनल होगा तो एक ऋण टर्मिनल होगा। इस तरीके से हम जोड़कर बनाएंगे, इन 4 सेलों से बैटरी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4th नंबर। चित्र 14.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि जो ये बैटरी आप देख रहे हैं प्लस प्लस हैं। प्लस प्लस बैटरी को हम किस में जोड़ दें? एक प्लस कर दें, एक माइनस कर दें। यानी कि जो सिरे आप प्लस प्लस देख रहे हैं, एक को माइनस कर दें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? परिपथ पूरा हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जिससे बल्ब जलने लगेगा। अब जो क्वेश्चन है वह 5 नंबर है। विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। यानी कि विद्युत धारा के 2 प्रभावी कौन कौन से हैं? तो पहला आप देख लीजिए, चुंबकीय प्रभाव है, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दूसरा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो सबसे पहले आप लोग समझ लें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब विद्युत धारा प्रवाह एक तार के माध्यम से बहता है, यह इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाह एक तार के माध्यम से बहता है, यह इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कई अनुप्रयोग होते हैं, यानी कि साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे बिजली का लिफ्ट, बिजली की घंटी, बिजली का पंखा आदि, आप ये सब चीज़ें इसमें देख सकते हो। विद्युत और इसके अलावा इसमें क्या देख सकते हो? वॉशिंग मशीन वगैरह भी देख सकते हो। ये चीज़ें आप देख सकते हो। अब देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब एक विद्युत प्रवाह एक तार से होकर गुजरता है, तार गर्म हो जाता है, यानी तार हीट होने लगता है। और जब हीट होगा तो क्या होगा? उसमें ऊष्मा भी निकलेगी। इसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के रूप में जानते हैं।
यानी कि जब एक विद्युत प्रवाह एक तार से होकर गुजरता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है उसमें, तो तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसका उपयोग कई ताप अनुप्रयोगों में भी किया जाता है, जैसे विद्युत हीटर है, प्रेस है घर में करने वाली, बल्ब है, एलईडी वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का भी हम प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती, स्पष्ट कीजिए। विद्युत, अब इसका आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विद्युत धारा ले जाने वाला तार अपनी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। यानी कि जब विद्युत धारा ले जाने वाला कोई तार होता है तो अपने क्षेत्र आसपास कैसा एरिया बनाता, उसके आसपास क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी कि चुंबक का निर्माण हो रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। तब इस तार के पास चुंबकीय सुई रखी जाती है। तब इसके पास क्या रखते हैं हम लोग, एक मैग्नेटिक सुई रखते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सुई के कारण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। यानी कि जब दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है, जब विद्युत धारा स्विच ऑफ हो जाती है। तार द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र निर्मित नहीं होता, चुंबकीय सुई अपने उत्तर दक्षिण की स्थिति से विचलित नहीं होती है। कैसी, वह विचलित नहीं होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि चित्र 14.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी? यह नहीं दर्शाएगी, यह नहीं दर्शाएगी। चुंबकीय सुई स्विच बंद होने पर विक्षेप नहीं दिखाएगी, यानी किसी तरीके की एक्टिविटी नहीं दर्शाएगी, क्योंकि विद्युत प्रवाह का कोई स्रोत नहीं है। यानी कि ना तो इसमें हमने सेल लगाए ना ही बैटरी लगाई। जब विद्युत प्रवाह नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी यानी आसपास मैग्नेटिक एरिया नहीं बनेगा। यहाँ एक सेल या बैटरी को जोड़ने की जरूरत, इसमें अगर हम बैटरी या एक सेल या बैटरी जोड़ दें तो क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत प्रवाह की अनुपस्थिति में तारों द्वारा कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यानी कि अगर विद्युत धारा इन तारों में प्रवाहित नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी इनमें प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए चुंबकीय सुई कोई विक्षेप नहीं दिखाएगी, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर देखिए, का नंबर जो है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को निरूपित करती, छोटी रेखा ऋण टर्मिनल को प्रेजेंट करती, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल क्या है, छोटी रेखा को प्रदर्शित करती। खा नंबर देखो, दो या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। गा नंबर देखो, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका अवयव रक्त तप यानी कि लाल हो जाता, रेड हो जाता है। जैसे हीटर वगैरह आप देख सकते हो, चाहे रूम हीटर हो चाहे खाना पकाने वाला हीटर हो। देखिए घा नंबर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम सिक्योरिटी डिवाइस जो होती है उसे क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है, हमें बताना है निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित करना है। चलिए बताते हैं 9 में हम क्या असत्य है क्या सत्य है। का नंबर देखिए, सबसे पहले हम का देखते हैं, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा, एक माइनस और एक प्लस होना चाहिए। खा नंबर देखिए, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघल कर टूट जाता है, यह सत्य है, तभी तो घर के जो अन्य इलेक्ट्रिसिटी वाले सामान हैं वे सुरक्षित रहते हैं। गा नंबर, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता है, यह असत्य है। घा नंबर देखो, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि जो आपका क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल किया जाता है। देखिए यह क्या होता है कि इसका उपयोग कैसे करते हैं कि उसमें चुंबक लगा होता है, उस कचरे में जब हम इसको डालते हैं,
इधर उधर घुमाते हैं तो जो मेटल्स के होते हैं, धातुओं की चीज़ें होती है, वो एक तरफ हो जाती, जो नॉन मेटल्स की होती है वो अलग हो जाती है। तो क्या होता है, कचरे में जब भी इन सब चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक का और चुंबक का प्रयोग करते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बेचारे वर्कर होते हैं, कबाड़ बीनने का जो कार्य करते हैं, उनके हाथ में एक छड़ी होती है। उस छड़ी की तली में आपने देखा होगा सर्किल के आकार में चुंबक लगा होता है, वो रोड किनारे घुमाते हुए लेते जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मेटल्स की चीज़ें होती, लोहे की चीज़ें होती, वो आकर्षित हो जाती, उसमें चिपक जाती हैं। तो विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह है और यह केवल लोहे के टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। प्लास्टिक में कोई चुंबकीय गुण नहीं होता है, इसलिए कचरे के ढेर से प्लास्टिक की थैलियों को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि इसमें क्या था, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक के पृथक करने के लिए किया जा सकता, इसमें हम नहीं कर सकते थे, नहीं प्रयोग कर पा रहे थे, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक नॉन मेटल्स है, एक अधातु है, उसमें किसी भी तरीके की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो उसमें किसी भी तरीके की मैग्नेटिक यानी कि चुंबक कार्य नहीं करेगा। अगर प्लास्टिक में कुछ मेटल्स है, कुछ धातुएं हैं जैसे लोहा वगैरह है, तो उसे हम अलग कर सकते, लेकिन स्पेशली अगर प्लास्टिक को अलग करना हो तो अलग नहीं कर सकते। मेटल्स है तो मेटल्स को हम अलग कर लेंगे, तो इस तरीके से प्लास्टिक अलग हो जाएगा, मेटल्स अलग हो जाएगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या दिया गया है, मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है, वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, क्या आप इससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण जरूर दीजिए। बिल्कुल देंगे। फ्यूज एक ऐसा उपकरण है जो हमारे सभी विद्युत उपकरणों के लिए एक सुरक्षा कवच है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फ्यूज होता है वो एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है। ये जब हाई वोल्टेज घर में मीन्स आता है करंट, तो ये वहीं पर इसको स्टॉप कर देता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का पाथ है उसे वहीं पर ब्रेक कर देता, विद्युत धारा जिस रास्ते से प्रवाहित हो रही उसको वहीं पर ब्रेक कर देता है, ताकि घर में जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी के विद्युत धारा के उपयोग करने वाले संयंत्रों का उपयोग करते हैं, जितने संयंत्र होते हैं वह सारे के सारे सुरक्षित रहें, इसलिए इसे हम सुरक्षा कवच कहते हैं। वे विशेष सामग्री से बने होते, कौन, फ्यूज जो होते विशेष सामग्री से बने होते। जब सामान्य से अधिक विद्युत धारा इससे गुजरती है तो ये टूट जाते हैं। यदि विद्युत मिस्त्री उचित फ्यूज तार का उपयोग नहीं करता है तो इसके बजाय वे फ्यूज के रूप में किसी भी साधारण बिजली के तार का उपयोग करता है, तो अत्यधिक धारा के प्रवाह के कारण तारों के गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है, इससे बिजली के उपकरणों में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आपने सुना होगा, बहुत बार अखबार में पढ़ा होगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण किसी मॉल में आग लग गई, किसी दुकान में आग लग गई, किसी घर में आग लग गई, तो क्या होगा, अधिक जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाएगी तो प्रभावित होगी, तो तार होंगे वो गर्म हो जाएंगे, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना अधिक हो जाएगी और ये उपकरण आग पकड़ सकते हैं। इसलिए मानक फ्यूज तार का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यह एमसीवी, जिसको मैंने आपको बताया था, एमसीवी अधिक धारा विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑटोमेटिक यह क्या होती है, डाउन मार जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक गिर जाती है, जिससे क्या इलेक्ट्रिसिटी का जो रास्ता वह ब्रेक यानी कि टूट जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती। एमसीवी का उपयोग विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, जो विद्युत से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आपको चित्र दिखाएंगे। जुबैदा ने 12 नंबर क्वेश्चन है, जुबैदा ने चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबैदा की सहायता कीजिए। बिल्कुल देखिए, इसमें क्या होता है, चित्र हमने आपको पहले भी दिखाया है 14.4, ठीक है, उसे आप ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कारण क्या हो जाएंगे, जो बल्ब फ्यूज हो सकता है, जो बल्ब है वह क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, जिससे बल्ब आपका खराब हो जाएगा, यानी कि उसके जो बीच में जो तार होते हैं, फिलामेंट होते हैं, वह टूट जाएंगे, जिससे बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। क्योंकि बल्ब में क्या अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, तो उससे जो तार हैं वह गर्म होंगे, गर्म होने के कारण वह फिलामेंट टूट जाएंगे और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और सील जो सेल है वह ठीक से जुड़ी नहीं है, ढीले कनेक्शन हो सकते हैं, यानी कि कनेक्शन भी ढीला हो सकता है, इस कारण है। स्विच अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, स्विच को भी चेक करना पड़ता है अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेल की शक्ति समाप्त हो गई है,
यानी कि जो आपने सेल लगाया वो एकदम पावरलेस है, किसी भी तरीके से वह कार्य नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13। चित्र दिया गया है 14.25 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में का नंबर देखो। देखिए का नंबर, जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो तो क्या कोई बल्ब भी दीप्त होगा? स्विच ऑफ की होने की स्थिति पर कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, चूंकि विद्युत परिपथ बंद नहीं है। यानी कि विद्युत परिपथ कैसा है, खुला है, तो उसमें किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी। तो यानी कि जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो वह जलेगा नहीं। खा नंबर देखिए, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ए, बी तथा सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? तो जब स्विच को ऑन स्थिति में ले जाया जाता है तो परिपथ पूरा हो जाता है, तभी बल्ब एक साथ दीप्त हो जाते हैं। यानी कि जो पथ है वह बरकरार होगा, मेंटेन होगा, तो उससे क्या होगा कि जो बल्ब है वह कंटिन्यू चलेगा। अगर पथ ब्रेक हो जाएगा तो वह नहीं जलेगा। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के एनसीईआरटी के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद।